मैं बात कर रहा हूं कार्ल मार्क्स की। अब कार्ल मार्क्स के तीन चार कंसेप्ट्स या आइडियाज या थ्योरीज हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको इन डेप्थ पढ़ना। लेकिन आपको मार्क्स के लेंसेस से मार्क्स की तरह बन के मार्क्स को पढ़ना है। अगर मार्क्स बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट है तो बॉस कॉन्फ्लिक्ट है। आप मुझसे ये नहीं बोलोगे सर हम तो रोज नहीं लड़ते, पावर स्ट्रगल तो है ही नहीं। तो मार्क्स जिस चीज को जैसे दिखाना चाह रहा है हमको वैसे देखना है। यहां तक, इस पोर्शन तक। फिर यहां के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है इस कंसेप्ट के क्रिटिक्स। जो आप वाइज बनने की कोशिश कर रहे हो, जो आप जुडिशियसली देखने की रेशनल रेशनल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, वो होते हैं यहां पे क्रिटिक्स। यहां पे आपके रेशनल सेंसेस का काम है। लेकिन इन क्रिटिक्स में भी आपका क्रिटिक कोई नहीं मानता। आपका क्रिटिक तब तक कोई नहीं मानेगा जब तक वो सब्सटैंशिएटेड नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, एग्जाम्पल के साथ आप नहीं बता रहे हो। जैसे अगर मार्क्स बोलता है कि भाई कैपिटलिज्म के पीक पे आने पे एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका होगा, चरम सीमाएं पार हो गई होगी, तो यहां पे आप एक एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि यूएसए बीइंग द मोस्ट कैपिटलिस्ट स्टेट, लेकिन वो वेलफेयर पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मार्क्स ने बोला था कि बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी कम्युनिज्म होगी, तो कम्युनिज्म तो फेलियर हो गया। यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, चाइना कैपिटलिस्ट बन गया, बाकी कम्युनिस्ट स्टेट कैपिटलिस्ट बनते हुए आ गए। आप एग्जाम्पल देके उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल मतलब फैक्चुअल एग्जाम्पल्स, मनगढ़ंत कहानी नहीं कि हमारे दादाजी तो जमींदार थे हम तो अ, नहीं है, हम राय साहब थे और हम आज नहीं है, हम तो कोई नौकरी कर रहे हैं, हम आईएएस बन रहे हैं, हम तो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये सब नहीं, फैक्चुअल नेचर में। ठीक है। क्रिटिक्स में दूसरा रोल आता है यहां पे स्कॉलर्स का। कुछ स्कॉलर्स होंगे जो इन कंसेप्ट्स को क्रिटिक करेंगे। प्रिसाइसली उन्होंने इसी कंसेप्ट के लिए क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि कोई भी थ्योरी बनती है, सीजीपी जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, लॉ बन गया, लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी बन गई, तो उस थ्योरी को वाइड एक्सेप्टेंस मिलने के लिए, उस थ्योरी के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है कि वो थ्योरी स्कॉलर कम्युनिटी में वाइडली एक्सेप्टेड हो, स्कॉलर्स उसको वैलिडेट करें। जो कल हमने वैलिडिटी बात करी, तो वैलिडिटी इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड वैलिडेट। वैलिडेट आप कब करोगे? जब आप मानोगे कि वो सच है, सही है, एप्लीकेबल है, ट्रू है। तो जब स्कॉलरली कम्युनिटी उसको वैलिडेट कर देती है तब वो क्या होती है, थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है वो स्कॉलरली कम्युनिटी जो इसके वैलिडेशन को चेक कर रही है। ठीक है। इसी स्कॉलरली कम्युनिटी में से कुछ लोग आएंगे जो उसको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हर आदमी एंटी थोड़ी ना होगा वैलिडेशन में, तो कुछ सपोर्ट भी करेंगे। तो कुछ लोग यहां पे सपोर्टिंग रोल में भी आएंगे।
ठीक है, और कुछ जगह आपको क्रिटिसाइज कैसे करना है, एग्जाम्पल या केस स्टडीज देके, केस स्टडीज का नाम लिख के। अब वो एग्जाम्पल ग्लोबल हो सकता है, लोकल हो सकता है, इंडिया स्पेसिफिक हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन फैक्चुअल होना चाहिए। मेरा रोल यहां तक रहेगा, ये पोर्शन है आपका रटने वाला। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके साथ साथ कवर करवाते जाऊंगा, लेकिन आपको ये वाले पोर्शंस रटने हैं, क्योंकि ये इसे बोला जाता है पासिंग रेफरेंस। ये जो पासिंग रेफरेंसेस होते हैं, इन पासिंग रेफरेंसेस में एक एक दो दो लाइन लिखी रहती है जो उसको क्रिटिसाइज कर रही है या सपोर्ट कर रही है। देयर इज नो कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस, किसी भी तरह का कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां पे नहीं होता। फिर भी आपको क्रिटिक्स पढ़ते समय अगर कोई दिक्कत आए, जो आप घर जाके रीड करोगे, उस क्रिटिक्स को, उन क्रिटिक्स को आप मुझसे आके पूछ लो कि इसमें ये किस चीज पे क्या बात कर रहा है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमको क्या करना है, लेकिन इसके बिना ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि ये क्या है, थीसिस। ये क्या है, और लास्ट में जो आप कंक्लूजन लिखोगे इन दोनों का, वो क्या होगा, तो सिंथेसिस। मतलब कंक्लूजन जो आप लिखोगे, क्या सिंथेसिस एंटीथेसिस के बिना बन सकता है? इसीलिए ये पोर्शन, ये क्या है आपका, दिस इज मेरली नैरेटिव पार्ट, जो आपको रेफरेंसेस या पासिंग रेफरेंसेस याद करने हैं। ये है कंसेप्चुअल पार्ट, और ये है इसका एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, समझ आ गया? छह के छह स्कॉलर्स इसी पैराडाइम से हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो कार्ल मार्क्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो आपका जो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल अब खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, तो हम सोशियोलॉजी का जो क्लास है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या हो गया? अच्छा है, क्यों? चलो, ये तो अच्छी बात है कि मजा आ रहा है। ओके, तो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वाले कौन होते हैं? सबसे पहले आप देखो कि जो फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शनलिस्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेते, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी, या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? तो सबसे पहली बात, दोनों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मैक्रो थ्योरीज में बिलीव करते हैं। अप्रोच सोशल स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस्ड है बजाय कि सोशल एक्शन पे। ठीक है, दोनों ही मानते हैं कि सोसाइटी जो है, या इंडिविजुअल जो है, वो सबऑर्डिनेट होता है सोसाइटी के। ये सोसाइटी हैज अ सुपर ऑर्डिनेशन रोल विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन फंक्शनलिस्ट जो ये बात बोलते हैं कि सोसाइटी में हर चीज, हर जगह पे हर चीज बहुत फंक्शनल है, कोऑपरेशन में चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब जीवन एकदम। इसका कारण ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज देर इज अ वैल्यू कंसेंसस इन द सोसाइटी। के अंदर वैल्यू कंसेंसस है, आप और मैं सब एक ही वैल्यूज पे एग्री कर रहे हैं, तो हम लड़ेंगे ही नहीं। पर
कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स जो हैं, जिसमें कि जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन स्कॉलर थे और फेडरिक एंजल्स के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फेडरिक एंजल्स अपने आप में जो डायलेक्टिकल अप्रोच के लिए बड़ा फेमस थे कि वो दो चीजों में जो है वो डायलेक्टिक्स देखते थे, है ना, वाइट, ब्लैक, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, इस तरह से डायलेक्टिक्स होती है चीजों में, मतलब एंटीथेटिकल नेचर की जो चीजें होती है। तो फ्रेडरिक एंजल्स हुए, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिस एरा में बॉर्न हुए, उस एरा में जर्मनी was under the rule of काइजर, ना, मोनार्कियल सेटअप था। जर्मनी उस पीरियड में ट्रांजिशन में थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी यूरोप से अलग तो है नहीं, और जर्मनी का जो सेटअप था, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सब आ गया था, इंग्लैंड से राइज हुआ और पूरे यूरोप में फैला। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से बाहर निकल के यूरोप तक आया, उसके बाद में जर्मनी का जो मोनार्कियल सेटअप था वो नाम का रह गया। डोमिनेंस एक्चुअली किसका हो गया? कैपिटलिस्ट का। उस पीरियड में कार्ल मार्क्स उस तबके से बिलोंग करते थे, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे जो कि कैपिटलिस्ट नहीं थे। वो एक सबर्ब में, एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रहने वाला इंसान था, जिसको इस सबॉर्डिनेशन से प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको चाहिए थी इक्वेलिटी। लेकिन वो अपने आसपास देख रहा था कि यार ये सब साले सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सिस्टम को अपने ऊपर हावी होने लेते हैं। भाई आज ईडी का मान लो तुम्हारे घर छापा पड़ता है, तो तुम क्या करते हो? कंप्लाई। लेकिन ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे ना जो ईडी को ही अपोज करेंगे, ईडी छोड़ो सरकार को अपोज करेंगे। चलो, सिस्टम ही करप्ट है ये तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये रेवोल्यूशनरी किस्म के लोग होते हैं, जो अपने आइडियाज से सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। फंक्शनल पैराडाइम जो कि सोशोलॉजी में शुरुआत से ही डोमिनेंट रहा, सबसे पहले जो सोशोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ था वो था फंक्शनल पैराडाइम। तो फंक्शनल पैराडाइम जो सोशोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ, उसने सब चीजों को बढ़िया 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 बताया। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो आइडियोलॉजी मेरे ऊपर इंपोज की जा रही है, जिस तरह से मुझे चीजों को दिखाया जा रहा है, मैं वैसा का वैसा चीजों को देखने लग जाता हूं। तो फंक्शनलिस्ट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कैपिटलिज्म को, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन को, सबको पॉजिटिव लाइट में दिखाया, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी, उनका परसेप्शन कैसा था चीजों को देखने का, कि सब कुछ वैल्यू कंसेंसस पे बेस्ड है, सब कुछ हेल्दी कोऑपरेटिव वे में चल रहा है। लेकिन मार्क्स एक
सबर्ब में रहने वाला लड़का, उसने बोला अच्छा कहाँ चल रहा है। जब मैं दूसरी साइड ऑफ द सिटी में जाता हूं तब मुझे देखने के लिए मिलते हैं मैंशंस, मुझे देखने के लिए मिलते हैं कि एक आदमी हजारों पे डोमिनेट कर रहा है, एक आदमी है जिसको दुनिया पूछ रही है, एक ही इंसान है जिसके अराउंड में बहुत सारी चीज रिवॉल्व कर रही है। तो बोले कि अच्छा है कहां फिर, अच्छा तो सिर्फ उस एक के लिए है, बाकी सबके लिए। तो फंक्शनलिस्ट बोलते हैं नए इस बात पे कि भाई बाकी सबके लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि वो डिवीजन ऑफ लेबर में अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब वही वाली बात, बॉडी का ऑर्गन, कोई ऑर्गन बहुत बड़ा है और बहुत असेंशियल पार्ट है बॉडी का, और कोई ऑर्गन छोटा है और उसका सिग्निफिकेंस कम है। किडनी एक खराब होगी तो दूसरे से तो आप, लेकिन दिमाग एक खराब हो गया तो, इसी तरीके से जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फंक्शंस ही बोलते हैं। छोटा ऑर्गन हो बड़ा ऑर्गन हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिलेवेंस है, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी के थ्रू एक सिस्टम को स्टेबिलिटी देते हैं। तो आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इनइक्वालिटी ही हेल्दी है उनके लिए, लेकिन मार्क्स के लिए हेल्दी नहीं थी। मार्क्स बोलता है, या कॉन्फ्लिक्ट स्कूल जो अराइज होता है वो यहीं से होता है, बिकॉज दे सी, या मैं बोलूं कि मार्क्स जो है स्पेशली, ये मैं आपको अभी कार्ल मार्क्स पे बैकग्राउंड बना रहा हूं। कार्ल मार्क्स क्यों था, ये किताब में नहीं है, नोट्स में भी नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स बना कैसे? तो कार्ल मार्क्स बेसिकली इस फंक्शनलिस्ट पैराडाइम से, एक स्कॉलर है एंथनी गिडन्स के नाम से, पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर है एंथनी गिडन्स। उनकी कल रात को मैं एक बुक पढ़ रहा था, और एक टिम डेविस के नाम से है, उनकी भी एक एक्सर्प्ट था। तो उन्होंने बोला कि मार्क्स एक्चुअली वाज फ्रस्ट्रेटेड कि बुरी चीज को भी अच्छा कैसे दिखा सकते हो आप। जैसे अगर मान लो तुमको चोट लगी, है ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, और फिर आगे कोई तुम्हें ज्ञान दे रहा है कि अरे ये तो तकदीर में ही लिखा था, तेरी पापों की सजा है ये तो तू बोले, तुम क्या बोलोगे उसको कि एक काम कर, वो दरवाजा दिख रहा है, रवाना हो, मेरे पाप की सजा है, ये तो होना ही था, नियति है, कर्मा इज अ बिच, क्या है ये सब। हमें लगी है, चोट लगी है, दर्द हो रहा है मुझे, यू शुड गिव मी अ रेमेडी अबाउट इट, मेडिसिन दे, नहीं तो कॉन्डोलेंस दे दे। यही तो चाहिए हमको। मार्क्स को दोनों ही मिल रहा था, ना कॉन्डोलेंस और ना रेमेडी, क्योंकि फंक्शनल पैराडाइम जो था वो सोसाइटी के इस स्ट्रक्चर को, इस फंक्शन को कैसे दिखा रहा था कि सब बढ़िया है, जो एंटिटी, जो इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो डिजर्व करता है। इनइक्वालिटी होना जरूरी है सोसाइटी में, क्योंकि मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाएगी, केपेबल आदमी ऊंचा है और लेस केपेबल आदमी नीचा है, ये तो होता ही है और ये होना भी चाहिए। तो मार्क्स को इस चीज से तकलीफ थी। बोले तुम ना कॉन्डोलेंस दे रहे हो और ना रेमेडी। तो मार्क्स ने कॉन्डोलेंस और रेमेडी दोनों ढूंढा, किस फॉर्म में? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के फॉर्मेशन के फॉर्म में। उन्होंने बोला कि कॉन्डोलेंस मैं दूंगा। अब कॉन्डोलेंस कैसे दूंगा? कि मैं इस आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, इस आइडियोलॉजिकल पैराडाइम को चेंज करूंगा। तो मार्क्स परेशान था फंक्शनलिज्म से। इस फंक्शनलिज्म से परेशान होके मार्क्स ने इस इनइक्वालिटी को, इस सब्जुगेशन को, डोमिनेशन को, एक्सप्लॉइटेशन को
एक नया शेप दिया, एक नया रेमेडी देने की कोशिश की, पर उस रेमेडी के पहले क्या दिया? सबसे पहले कॉन्डोलेंस इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी दैट रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। अब कॉन्फ्लिक्ट स्कूल तीन चीजों पे मेजर फोकस करता है। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल बोलता है कि सोसाइटी के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक हैव और एक या तो तुम्हारे पास है या नहीं है। अब हैव कैसे बने? बचपन से पैदा हुए थे तब से हैव थे क्या? भाई, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन राजा खुद राजा कैसे बना? ये भी तो एक सवाल है। इनइक्वालिटी आई कैसे? इनइक्वालिटी को वैलिडेट तो राजा का बेटा राजा बन के कर दिया आपने, उसको प्रोपोगेट कर दिया आपने, राजा का बेटा राजा बनेगा करके, क्योंकि ये तो आइडियोलॉजी है जो उसको इनइक्वालिटी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन राजा राजा कैसे बना? सवाल तो ये है। तो मार्क्स बाबू बोलते हैं कि द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट इन द ह्यूमन काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जो सोसाइटी में जिस तरह से आए थे, जब हमारे तन पे कपड़ा नहीं था, तो हमारे एवोल्यूशन में व्हील, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब कुछ जब हो गया, तो पहला हिस्टोरिकल एक्ट, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट, हिस्टोरिकल, इतिहास और ऐतिहासिक में फर्क होता है, याद है ना? ऐतिहासिक मतलब, वाह, पुराना। तो इतिहास क्या होता है फिर? पुराना। अच्छा, इतिहास इज हिस्ट्री और ऐतिहासिक इज हिस्ट्री और हिस्टोरी। थैंक यू। इम्पैक्टफुल, अरे भाई, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है इंडिया ने। अरे इम्पैक्टफुल चीज भाई, हिस्ट्री के अंदर भी क्रोनोलॉजिकली किसी चीज को पढ़ना, बैक डेट में किसी चीज को जाके पढ़ना, वो होती हिस्ट्री। उस हिस्ट्री में ऐसी कोई इम्पैक्टफुल इवेंट जो हिस्ट्री के लिए बड़ा इवेंट हो, वो होता है हिस्टोरिक। तो मार्क्स बाबू बोलते हैं कि फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट जो ह्यूमन काइंड ने किया वो कौन सा था? प्रोडक्शन। अब क्या प्रोड्यूस करें? तो हमने प्रोड्यूस किया खाना, एग्रीकल्चर। मार्क्स बोलता है कि जरूरत उतनी सी थी जितनी, मतलब मुझे जितना खाने की जरूरत है उतनी ही मेरी जरूरत थी मुझे प्रोड्यूस करने की। लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि मैंने वो चीज प्रोड्यूस और करनी शुरू कर दी जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। सो द एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ प्रोडक्शन दैट आई हैड, मैंने उसको बेचना शुरू कर दिया या आउटलेट करना शुरू कर दिया। बेचा नहीं भी तब भी मैंने उसको, ठीक है तू ले जा। अब कोई मुझसे लेके जाएगा तो मेरा कर्जदार तो हो ही गया ना, और अगर खरीद रहा है तो पैसे देगा, बार्टर करेगा किसी न किसी फॉर्म में, मुझे तो ऑब्लाइज करेगा ना, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा कर रहा हूं। और मैं क्यों पूरा कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने मेरी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस, मेरे पास में एक्सेस है, सरप्लस। तो जो मेरे पास में सरप्लस जनरेट होता है, उस सरप्लस से मैं क्या करता हूं?
डोमिनेट। अरे भाई सीधी सी बात है। दो दोस्त है, ए बी। ए हैज 3 पॉजिटिव साइंस, बी के पास भी 3 है। यूनिट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, 3 है बस, ठीक है ना। ए और बी 1994 तक 3 3 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन 1994 के बाद में बी ने 20x प्रोड्यूस कर लिया, एक्स यूनिट्स का, इन यूनिट्स का। पर ए अभी भी 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका सम कितना आया? 60 यूनिट्स। और इसका गैप देख रहे हो? तो 57 यूनिट्स क्या है बी के पास में? अब इस सरप्लस को वो फिर से इन्वेस्ट करेगा, तो ये गैप इसी से, सरप्लस से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाएगा, मैंशन खरीदेगा, फार्म हाउस खरीदेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, और ए अपना डेली रोटी पानी जुगाड़ करेगा 3 यूनिट्स में। तो कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स जिसकी शुरुआत मार्क्स से हुई थी, उनका कहना है कि सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी दिखती है और इनहेरिटेंट है। कैसे? 3 फॉर्म में: पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज। जो सोशल स्टेज में स्टेटस मिलता है आपको, प्रेस्टीज। अब बात यह है कि ये पावर आपको मिलती कैसे है? जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और रिसोर्सेस स्कार्स होते जाते हैं। तो जो इन स्कार्स रिसोर्सेस पे काबू पा लेता है, या जो इन स्कार्स रिसोर्सेस को कैप्चर कर लेता है, उसी को क्या मिल जाती है अल्टीमेटली? अब वो पॉलिटिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, किसी भी फॉर्म ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर, क्या कोई भी पावर, लेकिन वो पावर मतलब योर एबिलिटी टू डोमिनेट, योर पोटेंशियल टू एक्सर्ट डोमिनेशन। तो जब मैंने ये सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू किया था, तो इस सरप्लस के कारण मुझे क्या मिली यहां पे स्कार्स रिसोर्सेस के ऊपर? अरे मैंने काबू पाया ना, रिसोर्सेस स्कार्स थे और मैं उन स्कार्स रिसोर्सेस पे हक जमा दिया। मुझे क्या मिला? पावर। इस पावर से ये जो इनइक्वालिटी स्कार्स रिसोर्सेज है, अब वो पावर, इकोनॉमिक पावर भी है मेरे पास में, तो मैं क्या खरीदूंगा फिर? प्रॉपर्टी। अब वो शेयर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है, लैंड हो सकता है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब कोई चीज प्राइवेट है तो उसका मतलब वो तुम्हारी थोड़ी है।
आपके हाथ में इस वक्त जो कुछ है वो आपका ही तो है। बाजार में थोड़ी दे दोगे किसी को। तो क्या ये वर्ड प्राइवेट अपने आप में इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? आपके पास में है तो इसका मतलब सामने वाले के पास जो आपका है वो सामने वाले का, तो उसका मतलब इनइक्वालिटी तो है ना। इसी पावर से, इसी पावर डिफरेंशियल्स के कारण मुझे प्रेस्टीज एलोकेशंस होते हैं। बाबू बन जाता है और एक चपरासी बन जाता है। मार्क्स बाबू बोलते हैं यही पावर डिफरेंशियल्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं दो कैटेगरीज को, जिसका नाम है हैव और। तो जिन्होंने इन स्कार्स रिसोर्सेस पे काबू पा लिया, वो सोसाइटी में क्या जनरेट कर देते हैं? इनइक्वालिटी। मेरे पास है और आपके पास, तो जिसके पास है उसका नाम क्या है और जिसके पास नहीं है उसका नाम क्या है? और इसी पावर के बेसिस पे मेरे प्रॉपर्टी एलोकेशंस हो रहे हैं। यही प्रॉपर्टी एलोकेशंस फिर से इसी इनइक्वालिटी को वापस से साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बॉस आज अंबानी जी के पास में जो पैसा है उसी को वो जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जियो का प्रॉफिट जियो रिटेल में इन्वेस्ट हो रहा है। जियो रिटेल का प्रॉफिट जियो फाइनेंसेस में इन्वेस्ट होगा। फिर वो जियो फाइबर में हो जाएगा, एयर फाइबर में हो जाएगा, एयर फाइबर से सैटेलाइट में हो जाएगा, फिर सैटेलाइट से रोड्स में हो जाएगा, रोड से फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। तो एक्सपेंशन हो रहा है। अल्टीमेटली वो क्या बोलते हैं? वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। यही बोला था मुकेश अंबानी ने अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च करते समय, वी आर एक्सपैंडिंग इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर नाउ। अरे बॉस कैसे एक्सपैंड हो रहा है? इसी से ही तो। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, दिमाग पे रखना, मोबाइल और इमोबाइल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। शेयर मार्केट में टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है? बढ़ती है एक्सपोनेंशियली। तो ये तीन पीस याद आ गए दिमाग में। अब जो इनइक्वालिटी की बात मार्क्स करता है, ठीक है, वो बोलता है कि ये जो लोग यहां पे पावर में है ना, ये लोग हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने की पावर रखते हैं। कैसे? आज आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या मांगते हो? कहां से आपको बेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है? गूगल। अब मान लो कि गूगल को कल की डेट में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद ले, ठीक है, और फिर आप गूगल करो उस इंडस्ट्री के बारे में। आपको इतनी बेहतरीन भाषा में और इतने बेहतरीन फिलंथ्रोफर दिखेगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे काला धन इकट्ठा किया हुआ है उसने खुद के लिए, और वो आपको लगेगा अरे यार आदमी तो बढ़िया है, सही सिस्टम है इसका तो। वही आदमी अगर पॉलिटिकल पावर अचीव कर ले, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, तो आपकी एनसीईआरटीज को अमेंड कर देगा। तो आने वाली जनरेशन क्या पढ़ेगी फिर? मुगल एम्पायर तो था ही नहीं। मैं बहुत कुछ, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह गया। तो मार्क्स बोलता है कि ये जो इनइक्वालिटी ऑफ पावर जनरेट होती है, या हर कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर जो बोलता है कि ये जो इनइक्वालिटी ऑफ पावर जनरेट होती है, ये इनइक्वालिटी ऑफ पावर हर स्फेयर में, सोशल स्ट्रक्चर के हर स्फेयर में जाके इनइक्वालिटीज रिफ्लेक्ट करती है।
वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने तरीके को प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं। अब आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म आज आपके लिए बड़ा एक्सेप्टेड है। पैसा है तो क्या दिक्कत है यार, पैसा तो कमाना ही चाहिए। आपके पास जिस दिन पैसा आ जाएगा या है, तो आपको आज क्या बुरा लग रहा है क्या? आप बोलोगे भाई मेहनत का है, मेरी मेहनत का है, कैपेबिलिटी टैलेंट है मेरे में, कमा लिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये आइडियोलॉजी कैसे प्रोपोगेट हुई कैपिटलिज्म की? मार्क्स बोलता है ये आइडियोलॉजी बेसिकली इन्हीं लोगों की है। इनकी कैटेगरी का नाम बाद में देंगे, अभी नहीं। ये आइडियोलॉजी इन्हीं की है, ये टेक्स्ट बुक इन्हीं की है, ये मार्केट इन्हीं का ही है। तो ये जो हैव है ना, जिनके पास में एक्चुअली सब कुछ है, ये हर स्फेयर ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप 2000 13 14 के पहले, 14 भी हाँ, 13 14 अराउंड 14 के पहले आपके पास में कितने नेटवर्क्स थे रिचार्ज करने के लिए? आइडिया, वोडाफोन, टाटा, वर्जिन, हच, हच तो वोडाफोन ही था, और बीएसएनएल, एयरटेल, एयरसेल। 7 तो मैंने गिन दिया अभी आपको। अब वोडाफोन वाले को तो अपन गरीब मानते हैं। वैसे एक स्कीम बता देता हूँ आपको मैं। मैंने भी एक वीआईपी नंबर खरीदा था, वोडाफोन में सस्ते मिल जाते हैं, बाद में पोर्ट करा लो। एक्चुअली वो नंबर मेरे को किसी ने भेजा, तो मैंने कहा कि मैंने कहा यार एक वीआईपी नंबर चाहिए मेरे को निकलवाना, तो निकलवाया। उसने बोला कि एक काम करो, आप वोडाफोन का ले लो, फिर बाद में पोर्ट करा देना। तो मैंने कहा स्कीम तो सही है बॉस। तो उस पूरे नंबर में सिर्फ 3 डिजिट्स है, और उसको खरीदा, अगले दिन पोर्ट करा लिया। क्योंकि हर टेलीकॉम सेक्टर को कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सबको एक ही मिल जाए। हर सेक्टर को एलोकेशन होते हैं नंबर्स के। अब कितने ऑप्शन है आपके पास में? थोड़े दिन और रुको, 2 रह जाएंगे। एयरटेल इतनी जल्दी नहीं डूबेगा। बीएसएनएल तो कोई, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज खुद नहीं खरीदते बीएसएनएल, है ना? तो अब क्या हो गया? बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस कौन सी है? 5G का मतलब एयरटेल फाइबर चाहिए तो, फाइबर चाहिए तो, D2H चाहिए तो। आपको हर जगह जो जियो दिख रहा है ना, जियो मार्ट, जियो फैशंस, आ जियो, वो जियो। अब थोड़े दिन बाद में देखना, आप कुछ साल और रुको, आप देखोगे कि टेक्स्ट बुक्स में भी एग्जाम्पल्स आएगा, आइडियलाइज किया जाएगा। तो मार्क्स यही बोलता है कि ये जो हैव्स होते हैं ना, ये इनइक्वालिटी जैसे 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 बढ़ती जाती है, ये हर स्फेयर को डोमिनेट करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 टर्म्स याद रखना। इनइक्वालिटी, कंसेंसस नहीं है सोसाइटी में। मार्क्स कहता है कंसेंसस इंसेंसस कुछ नहीं है। ये जो इनइक्वालिटी बढ़ गई, ये जो हैव और हैव नॉट्स ने कैटेगराइजेशन हो गया, जिसे पावर डिफरेंशियल्स क्रिएट हुए, ये पावर डिफरेंशियल्स क्रिएट होते क्या बन जाता है? हैव और हैव नॉट्स। तो ये जो हैव वाले लोग हैं, ये बाकी स्फेयर को भी डोमिनेट करने लग जाते हैं। अब सोशल प्रेस्टीज ज्यादा किसको दी जाएगी? अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को? अंबानी, अनिल अंबानी को क्यों नहीं? अंबानी तो दोनों है। यस, हैव नॉट हो गया। नहीं, तो मार्क्स बाबू का फिर से यही कहना है कि ये जो हैव और हैव नॉट्स की कैटेगरी जो होती है, ये हैव जो होते हैं, ये हर स्फेयर के अंदर में पेनिट्रेट कर जाते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को
डोमिनेशन को बढ़ाते जाते हैं। तो जो सबऑर्डिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन का जो गेम है, ये जो डोमिनेशन और सब्जुगेशन का जो गेम सामने आता है, ये बेसिकली कोई म्यूचुअल एक्सेप्टेंस या कंसेंशुअल वैल्यूज नहीं है। कंसेंट हमने कंसेंसस डेवलप नहीं किया है नॉर्म्स पे। हम डोमिनेट हो रहे हैं, लेकिन उस डोमिनेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे? मेरिटोक्रेसी के नाम पे। अब डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए कितना बवाल है अभी पॉलिटिक्स में, लेकिन डायनेस्टिक सक्सेशन है नहीं क्या? बताओ मुझे। सचिन पायलट कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? राहुल गांधी कौन है? सोनिया गांधी कौन है? राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू के बेटे। तो इस वक्त पॉलिटिकल स्फेयर में ले लो। अब डू यू थिंक आकाश अंबानी इज एज केपेबल एज मुकेश अंबानी इज? आकाश है ना वो, बीन बैग। या अनंत है? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनंत है। हाँ, नाम ही अनंत है, खत्म ही नहीं होता। तो कहने का मतलब कि ये जो डोमिनेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जो इक्वालिटी आपने एक्सेप्ट कर ली है, जिसका नाम आप कर्मा दे देते हो, है ना, आइडियोलॉजिकली, तो बेसिकली ये सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन का रिलेशनशिप, एक्सप्लॉइटेशन का ये पूरा साइकिल, इनइक्वालिटी का ये पूरा साइकिल। इनइक्वालिटी फंक्शनल है, कौन बोलता है? फंक्शनलिस्ट। तो बोलता है ये फंक्शनलिस्ट भी कुछ नहीं है, ये सब हैव्स के फैलाए हुए गेम है। आइडियोलॉजिकली एक्सेप्ट करवा देते हैं आपको हर चीज को। रिलीजियस थ्योरीज, रिलीजन में मार्क्स बोलता है रिलीजन इज अ ओपियम टू मासेस। आदमी अपने दुख दर्द रोने के लिए कहां जाता है? गरीब सबसे ज्यादा कहां जाता है? रिलीजियस प्लेसेस में। उसको लगता है कि उसकी गरीबी का निवारण, उसके सारे दर्द कष्टों का निवारण कहां हो जाएगा? रिलीजियस प्लेसेस में। तो मार्क्स बोलता है कि रिलीजन जैसा इंस्टीट्यूशन भी कैपिटलिस्ट डोमिनेट करते हैं। रिलीजन एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन को दिखने नहीं देता, रिलीजन इनइक्वालिटी को दिखने नहीं देता। रिलीजियस फिलोसफीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये इनइक्वालिटीज को दबाते हैं, दिखाते नहीं है। वो बोलते हैं कि बेटा आपके पिछले कर्मों की, पिछले जन्म के कर्मों की, ये तो नियति में लिखा हुआ था। आप विश्वास रखो, भगवान की पूजा पाठ करो और सब ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि ये जो कैपिटलिस्ट है ना, इसने शॉर्ट सेलिंग करी थी, इसलिए तेरे शेयर्स में घाटा लगा और इसलिए तू सड़क पे आ गया। पंडित नहीं बोलेगा, हाइडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ ले, समझ आ जाएगा। पंडित क्या बोलता है? बेटा ये पिछले जन्म का है, मुझे लगता है कि कुछ ऊपर का चल रहा है, नीचे का लाना पड़ेगा उसको। और आपको लगता है सही है बॉस, सब ठीक हो जाएगा। तो मार्क्स बोलता है रिलीजन इज ओपीएम टू मासेस। ओपीएम क्या देता है हमको? देख रहे हो स्पॉन्टेनिटी? एक्चुअली क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनिटी कई बार बहुत कुछ बता देती है। मेरा एक
अजीज दोस्त था, वो ऐसे बोला करता था। वो भी पुलिस सर्विसेज में ही है। हानि है। तो उसको कभी भी इस तरह से, अगर मैं कभी उसको गोली वोली देता था तो मुझे बोलता था, बेटा जब तुम थैली में थे तब हम पहली में थे। समझ गया ना तू? तो मार्क्स बाबू क्या बोलते हैं कि वो जो नशा है ना, वो नशा आपको रियलिटी फेस नहीं करने देता। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी जो इस वक्त चल रही हैं, वो लिबरलाइजेशन की तरफ चल रही हैं। प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है और जस्टिफिकेशन मिलता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आती है दीदी, बोलती है इंडियन एयरलाइंस को तो प्राइवेटाइज करना जरूरी था, क्योंकि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन खोल दी हमने, जिसमें हमने कटोरा हाथ में ले लिया और भीख मांगनी है उसके लिए। तो अब आप देखो फिस्कल डेफिसिट कितना है, और फिस्कल डेफिसिट कवर कैसे हो रहा है। तो पॉलिटिक्स में भी कौन नॉमिनेट कर रहा है? तुम खड़े हो सकते हो कि इलेक्शन में? टिकट ही नहीं मिलेगा तुमको। क्योंकि टिकट के लिए क्या लगता है? इलेक्शन जीतने के लिए क्या लगता है? दारू। धर्मेंद्र ने बताया था। धर्मेंद्र तूने तो बताया था, मैंने तो किताबों में पढ़ा है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंडेलिबल इंक के नीचे फेविकॉल लगती है। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं किया ये। शराफत देख रहा है तू मेरी? तो कौन ले जाएगा टिकट? कौन जीतेगा? कौन लेगा डिसीजन? कौन बनाएगा लॉ? कौन आईएएस बन रहा है आज? तुम लोग बनोगे, जो प्रेस्टिजियस तरीके से पढ़ पा रहे हो। वो बच्चे कैसे बन पाएंगे जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है पढ़ने के? मैं तो बहुत ब्लंट बात बोलता हूँ आपको, एज सिंपल एज दैट। ऑन माइक और मैं कैमरा के सामने आपको ये बात बोलता हूँ। डेफिनेटली इट्स अ ट्रूथ, इट्स अ बिटर रियलिटी दैट यू हैव टू पे फॉर द क्वालिटी। ठीक है। लेकिन कितने एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे हर साल में? आप 1,000 सिलेक्शंस अगर आप ले रहे हो, तो उसमें से कितने ऐसे होते हैं जो बिना रिसोर्सेज के पास हो गए, सिलेक्शंस हो गए? बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में होते हैं। तो आपने सुना कि भाई इस साल 500 सिलेक्शंस हो गए जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में थे बच्चे। कितने आपने रैंकर्स देखे हैं? इतिहास, हालांकि ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, स्टोरीज आनी चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज कमेंडेबल। लेकिन मैं पर्सनली कुछ एक टॉपर्स से मिला हूँ ना, चाहे आप हीरा सिंगल प्रिया दर्शनी से मैं मिला था, और टीना डा भी ले लो, आप कोई भी ले लो, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस फैमिली। आप अफोर्ड कर सकते हो इसलिए आप यहाँ बैठे हो, और इसीलिए आपके लाइफ चांसेस बढ़ गए, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, आपकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई सिलेक्शन की। लेकिन क्या एक रिक्शे वाले का बच्चा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके पास में इक्वल चांसेस हैं क्या सिलेक्शन के? जो इनसाइट्स हम लोग यहाँ बैठ के आपको दे रहे हैं, वो इनसाइट्स उसको ऐसे ही कहीं मिल जाएगी क्या? जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बच्चे फंसे हुए हैं लेकिन केपेबल बच्चे हैं, उनको ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी क्या कि यार पीपीपी होता है, इनइक्वालिटी होती है, वीएलसी टॉप्स होता है, ऐसे पढ़ना है, ये छोड़ना है, 300 मार्क्स यहाँ से उसको ऐसे आएगा। वो बेचारा पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, हो गया ठीक है, नहीं होगा वो भी कुछ करेगा अपनी जिंदगी में, वो भी मीडियोकर लेवल पे आके अटक जाएगा। मार्क्स भी यही बोलता है कि अल्टीमेटली राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कोई भी आईएएस का बच्चा आप देखना भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा।
क्योंकि वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं तो सेट कर ही देगा, चाहे वो बिजनेस में कर दे या वो आपके फिर से उसको एजुकेशन फाइनेंस करके, आपको हार्वर्ड जाना है पढ़ने के लिए, आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, जी मैट जीआरई वगैरह आपने दे दिया, कैसे जाओगे आप? आपको इस इंस्टीट्यूशन में कहीं भी आके पढ़ना है, कैसे आ पाए आप लोग प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो प्रिविलेजेस के कारण आप लोग अफोर्ड कर पा रहे हो, और आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप 1,000 में से 980 तो आप ही हो। 20% या 20 बच्चे कहूंगा मैं, 20 भी मैं एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाता हूं उतने, लेकिन फिर भी एक ऑन एन एवरेज शायद 20 बच्चे साल में वो ऐसे निकल जाते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस से उभर के आते हैं। लेकिन फिर भी मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी किसकी है? हैव्स की। तो मार्क्स क्या बोलता है कि हर स्फेयर में, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर स्फेयर में डोमिनेंस कंटिन्यूड है। हर इंस्टीट्यूशन, हर सिस्टम अल्टीमेटली क्या प्रोपोगेट कर रहा है, किसकी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट कर रहा है? डोमिनेंट की, हैव्स की। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बरकरार है और बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। सिलेक्शन आपके हो गए, फिर आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, आप अपनी फैमिली के वेलफेयर में लगाओगे, दूसरों के जमाने की तो लगाते नहीं हो। दूसरों के तो नहीं लगाओगे, आप अपने ही लगाओगे। तो फिर राजा का बेटा ही तो राजा बनेगा, और किसका बन रहा है? तो इनइक्वालिटी प्रोपोगेट हुई कि नहीं हुई? तो जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो क्या सोचेगा? हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ था। और ये किस्मत की आइडियोलॉजी किसने दी? है रिलीजन ने। तो बोलता है रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कौन डोमिनेट कर रहा है? कल्चरल स्फेयर में भी कौन डोमिनेट कर रहा है? दिया जलता था तब तक तो ठीक है बॉस, दिवाली पे। लेकिन अब अगर दिया जला रहे तो आप कौन हो? गरीब। एलईडी लगनी चाहिए, एलईडी नहीं लगा, डेकोरेशन अच्छा नहीं हुआ, तो आप हैव नॉट हो। तो आपको अपना फेस्टिवल भी कैसे सेलिब्रेट करना है वो भी आपको कैपिटलिस्ट बता रहे हैं। आप फैशन किसका फॉलो कर रहे हो? एक रिक्शे वाले का, हैव नॉट का, या हैव का? हेयर स्टाइल किसकी फॉलो हो रही है, हैव की या हैव नॉट्स की? गर्दन मत हिलाओ, मैंने फोटो देखी है बर्थडे की, हैव्स की स्टाइल थी वो। कैफे में क्यों गए थे फिर? जाते अक्षय पात्र में। जैन मंदिर चलो मेरे साथ कभी, कोई दिक्कत ही नहीं, मस्त। मेरे को तो कभी ऐसे लगता है मैं जैन मंदिर चल जाता हूँ खाना खाने के लिए, क्या दिक्कत है? लेकिन मोटा मोटी हम सब लोग किससे डोमिनेटेड है? जिनके पास है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और उनके पास वो बना रहे। इस चीज को अश्योर करने के लिए, इस चीज को कंसोलिडेट करने के लिए वो और दम लगाते हैं, और उसी ट्रेंड को, उसी आइडियोलॉजीज को, उसी आइडियाज को, उसी कल्चर को हम फॉलो करते हैं। तो इनइक्वालिटी तो बरकरार रहेगी ही रहेगी। मैंने सलमान खान को एक टी शर्ट पहना दी, टी शर्ट की कीमत थी 92 रुपीज, वो बन गई 9200 रुपीज। तो 92 और 9200 के बीच में का जो सरप्लस है वो किसके पास गया? फिर वो उसी सरप्लस से और रीजनरेट करेगा उसको, और ब्रांडिंग कराएगा और प्रमोशन कराएगा। फिर आप उसको खरीदोगे, आपको लगेगा ओहो बहुत बढ़िया टी शर्ट है, इसको तो और लेनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी तो बरकरार रही ना। आपकी जेब से पैसा गया, किसकी जेब में? सरप्लस। उनके लिए वो सरप्लस, आपके लिए वो एक्सपेंडिचर। आप और वो
आपने जो खर्च किया, क्या आपने उस एक्सटेंट तक उतना कमाया था क्या? मैं इसको मैथ्स आसान कर देता हूँ। 100 की टी शर्ट और बिकी 1000 में, सरप्लस 900 रुपीज। अगर आप इसको परसेंटेज में देखो तो कितना परसेंट इनकम है उसकी? 100 को 1000 में अगर बेचा तो कितना परसेंट इनकम है? 10%। अरे 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 सी सैड बाबू, क्या होगा तुम्हारा? RIP सी सैड। अच्छा, 100 का अगर मैं 100% करता हूं तो 100% ऑफ 100 इज कितना हुआ? ऐसे कर ले, अब समझ आएगा तेरे को। 100% ऑफ 100 कितना हुआ? 100%, परसेंट का साइन तो यही नीचे है। 100% ऑफ 100 इज 100। तो बेसिकली 100 की चीज को 200 में बेचना 100% है। मैंने 1000 बोला है उसको। हाँ। तो ये जो सरप्लस जिस परसेंटेज में उसने कमाया, क्या आपने भी उस परसेंटेज में सरप्लस कमाया था क्या? नहीं। तो आपकी जेब में जो इनकम आती है वो आपके मेहनत की आती है, या आपका सरप्लस होता है 20% 30% 40%, आप उसको इकट्ठा करते हो और अपना सरप्लस किसी और को दे देते हो इकट्ठा करके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर डूइंग अ बिजनेस जहां पे 100% का मार्जिन है, जो कि होता नहीं है। आप इसको 10 टाइम्स एक्यूमुलेट करोगे तब जाके आप उसको 1000 वाली शर्ट लोगे। तो बॉस, इनइक्वालिटी तो है ही ना। आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज को खरीदने के लिए। 10 चीजें बेचनी पड़ रही है उस एक चीज को खरीदने के लिए। उसने एक चीज बेची और कितना निकाल लिया मार्जिन? तो इनइक्वालिटी तो बढ़ती जाती है। तो आप लोग तो कंज्यूमर हो, आप लोग प्रोड्यूसर नहीं हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली मार्क्स की थीम पूरी यही है कि जो इनइक्वालिटीज है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सबसे पीक पे होती है और वो बढ़ती ही जाती है। विद द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इनइक्वालिटीज, जो रिलेशन है, इनइक्वालिटीज के रिलेशन है, ये हमेशा से रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा चरम सीमा पे कहां पहुंचते हैं? कैपिटलिज्म में। और इसी कैपिटलिस्ट पैराडाइम में, इसी कैपिटलिस्ट कल्चर में मार्क्स साहब बोलते हैं कि चाहे वो एजुकेशन हो, रिलीजन हो, सोशल सेटअप हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, आइडियोलॉजी हो, रिलीजन हो, ये सब किसकी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, प्रमोट करते हैं? किसकी? हैव्स की। तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है आप 2 बार फाउंडेशन लेने के कैपेबिलिटी रखते हो, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज हो ऑप्शनल 2 बार पढ़ने की। कुछ बच्चे हैं जिनके पास में एक बार भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बेचारे सिर्फ किताब खरीद सकते हैं और वो भी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं। बट अगेन, मार्क्स खत्म करने के पहले मैं आपको एक चीज समराइज करके जाऊंगा कि सिलेक्शन हो जाए ना, तो सिस्टम से बगावत तो आप कर नहीं पाओगे। ये तो बात तय है कि सिस्टम के बियॉन्ड तो आप जा नहीं पाओगे। कि आपको लगे कि आप सिस्टम ही पूरा चेंज कर जाओगे, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जितना हो सकता है, अपने बिट बाय बिट, जहां भी जिस भी फील्ड में, डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, वहां पे हमेशा स्कोप होगा कुछ ना कुछ करने का। हमेशा स्कोप होगा कुछ ना कुछ करने का। आप अपना बिट कंट्रीब्यूट करते जाओ, द यूनिवर्स विल रिकॉग्नाइज इट।
मैंने ना आज नाम लिया और ना मैं कल नाम लूंगा, और ना ही मुझे इस चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत है। बट मैं ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ऐसे और बच्चों में बांटता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मुझे लगता है कि मैं ये क्वालिटी डिलीवर कर रहा हूँ और मेरे से अगर कुछ बच्चे ठीक ठाक सीख पा रहे हैं, तो उस क्वालिटी को, उस चीज को, सर्विस को, अगर भगवान ने इतनी क्षमता दी है आज की डेट में कि मैं किसी को एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। और मैंने आपको, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बोला कि तू पढ़, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ बात इतनी सी होती है कि मैं इनइक्वालिटी रिड्यूस नहीं करना चाह रहा, मैं मेरिटोक्रेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहा, बट वॉट आई वॉन्ट इज दैट आई शुड एटलीस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी। एन inequality of opportunity is a curse, and inequality in the result is a different thing. Meritocracy is, may or may not be termed as, inequality, but सक्सेस और फेलियर के बीच का जो गैप है वो अपॉर्चुनिटी से शुरू नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता हूं। तो मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूं, और वो भी तब तक जब तक मुझे लगता है कि आप सिंसियर हो या आपका एफर्ट है। तो अ लॉट ऑफ पीपल हु आई नो पर्सनली एंड हु हैव आई एनकाउंटर्ड सिंस माय टीचिंग करियर, मैंने हमेशा एक ही चीज बोली, बेटा तू पढ़, बाकी देख लेंगे। तो मेरी भी आप लोगों से इतनी सी एक गुजारिश रहेगी कि आप भी अगर कभी सर्विसेज में आ जाओ, और सर्विसेज नहीं कुछ भी कर रहे होगे, तो आपके पास में बहुत कुछ ऐसा है जो आप कंट्रीब्यूट करके आप अपने यूनिवर्स में एक पॉजिटिव साइंस अपने लिए जनरेट कर सकते हो, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट कर सकते हो। ऑल्सो इनइक्वालिटी तो अबॉलिश नहीं होगी, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो स्टैब्लिश हो जाएगी। इफ आई अलाउ समवन टू, you know be at a place where all the prestigious and the privileged people are sitting, or I know that I will be delivering something of the best quality in my best capabilities that I can, तो वो उस बच्चे के लिए अपने आप में वो प्रिविलेज है, क्योंकि उस सेटअप में बैठना, उस चीज को अफोर्ड करना शायद इस वक्त उसके बस का नहीं था। लेकिन क्या पता कि उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करके, उसमें मेहनत करके वो अपना भविष्य सुधार ले। तो जिस भी इंसान के अंदर आप कैपेबिलिटी देखो, है ना, वो कैपेबिलिटी कभी खाली मत जाने देना। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन नारायण मूर्ति निकल जाए, और कौन भगत सिंह निकल जाए, और कौन अब्दुल कलाम आजाद, और कौन ए आर रहमान निकल जाए। जो इंसान झोपड़ी से उठ के आया और पूरी देश दुनिया में नाम कमा गया, उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। एक ब्रेक चाहिए था अमिताभ बच्चन को, एक ब्रेक चाहिए था शाहरुख खान को, और एक ब्रेक चाहिए था अब्दुल कलाम आजाद को। अब्दुल कलाम आजाद को अगर कॉमर्स पढ़ा दी जाती, तो हमको मिसाइल्स नहीं मिलती, हमको इसरो नहीं मिलता। अगर भगत सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं होती। अगर ए आर रहमान को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, सुखविंदर सिंह को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो ये लोग वो दे नहीं पाते सोसाइटी को जो इन्होंने आज दे दिया। सो एवरी वन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। मौका दो, और भगवान करे कि तुमको इस काबिल बनाए, डेस्टिनी तुमको वहां तक लाए कि तुम किसी और को मौका देने के काबिल बनो।
क्योंकि ये बात मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो रही थी मेरे टीचिंग करियर में कि मैं अब इस मकाम पे आ चुका हूं कि शायद मैं मौका दे सकता हूं किसी को। तो द रीजन वाई आई एंजॉय टीचिंग इट सो मच, मैं इतना खो के इसलिए पढ़ाता हूँ। मैं वॉच की देख की तरफ इसलिए नहीं पढ़ाता, मैं तुम लोगों के लिए वॉच देखता हूँ, मेरे लिए वॉच नहीं देखता मैं इसलिए इतना खो के पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं क्रिएट कर रहा हूं। और क्रिएशन इज ऑलवेज बेटर देन, है ना, इट्स ऑलवेज बेटर देन, क्योंकि आप क्या हो, आप क्रिएटेड हो। आप किसी भी चीज को अगर क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसमें आपका हार्ट एंड सोल पूरा लगा हुआ है। तो चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, उसके अंदर में उसी सिस्टम में सेटअप हो जाना, ये तो खैर सभी कर रहे हैं और करेंगे। तो बनी बनाई चीज को खरीदने से अच्छा है, आर्टिफिशियल चीज को खरीदने से अच्छा है कुछ क्रिएट कर दो। तो हो सकता है कि एक टाइम पे जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर बन जाएगा। यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि आपका कल किसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप पोस्टिंग हो, या आपने किसी का फीस सैंक्शन करके माफ कर दी, तो उस बच्चे का जिस दिन करियर बन जाएगा वो जिंदगी भर याद रखेगा, और नहीं भी रखे तो वो उसकी परवरिश। आप अपना काम करके आगे निकल जाओ। क्योंकि आप यकीन मानो, कई बार इस तरह का कुछ किया हुआ, अगेन कर्मा इज नॉट ऑलवेज अ बिच, इट्स नॉट ऑलवेज अ बिच। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो आपको नहीं पता वो किस फॉर्म में आपको वापस मिल जाए। यू नेवर नो कि आपको किस फॉर्म में रिटर्न कर जाएगा। राइट। सो प्रिपरेशन करते समय इस चीज को ध्यान रखो कि, क्योंकि क्या होता है जब सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एक गुरूर आ जाता है, लेकिन वो गुरूर बहुत जल्दी टूट भी जाता है। देयर इज अ रीजन व्हाई आपकी जो संडे की क्लास चलती है ना, तो एक ही संडे भी कैंसिल हुआ जिसमें वो रेड पे गए हुए थे। अदरवाइज उस दिन लास्ट वाली क्लास 3:30 बजे थी, वो 4 बजे शिफ्ट करी मैंने आपकी। वो 3:55 पे घर पहुंचे हैं और 4 बजे से पढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? एक ही आइडियोलॉजी दिमाग में कुछ क्रिएट करते हैं यार, और वो सब ओपन फ्लोट कर देते हैं हम लोग। पढ़ो, अपॉर्चुनिटी है ना, पढ़ो। मैंने भी उसको इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं रखा, मैंने भी उसको यूट्यूब पे फ्लोट करवाया, ट्राइडेंट ओपनली फ्लोट करवाता हूँ। आई कुड हैव चार्ज फॉर ट्राइडेंट, आई कुड हैव क्रिएटेड अ न्यू बैच फॉर ट्राइडेंट। आई नो इट्स द यूएसपी, पर मैं खोल के बोलता हूँ कि लो पढ़ो, बिंदास पढ़ो। फिर भी जो नहीं पढ़ना चाह रहा, फिर उसकी मर्जी, उसमें आप और हम कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ट्राई टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन, एटलीस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी। हिस्टोरिकल फिगर्स को ध्यान में रखना, महात्मा गांधी को अपॉर्चुनिटी दी गई थी 1914 में। अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती तो शायद देश भी आजाद नहीं होता। अब्दुल कलाम आजाद, इफ नेहरू वॉज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी। हिटलर का मैंने आपको जबरदस्त एग्जाम्पल दिया था। हिटलर को जो स्कॉलर थे, उन्होंने सिर्फ एक बार बोलने का मौका दिया था, और हिटलर ने तबाही मचा दी थी बोल के, है ना। तो उसको एक मौका दिया गया और उसने जर्मनी अपनी बना ली पूरी, एक कंट्री अपनी बना ली पूरी। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में मौका दिया गया, 10 साल पीएम रह गए वो। At least give an opportunity to someone who is capable, to someone you know that that particular person has that capability, or he or she could do it, but do it without expectations। एक्सपेक्टेशन के साथ करोगे तो जिस दिन वो एक्सपेक्टेशन स्किल हो गई, जिसके लिए तुमने किया वो ही तुमको याद नहीं रखे, गाली दे दे, कुछ कर दे, बदतमीजी कर दे तुम्हारे साथ में, तो तुम वो प्रैक्टिस कभी कैरी नहीं कर पाओगे बाद में। तुमको लगेगा यार क्या हो गया करके, उसने गाली दे दी ना,
तुम ये सोचो कि बस मेरे को करना है इसलिए मैं कर रहा, बाकी तुम गाली दो, तुम बात करो नहीं करो, कल को नाम से बोल दो, कुछ कर दो, वो तुम्हारी परवरिश है। और मैं तो हमेशा से ही बोलता हूँ, मैंने उस दिन उसको भी ये बोला था, मैंने कहा दिस शोज योर पेरेंटिंग। तुम जो दूसरों को कर्स कर रहे हो ना ये बैठ के कि सिर्फ मेरा होगा और बाकी सब बेवकूफ है। शिवम वॉज देयर, चेतन वॉज देयर, हु एल्स, नहीं, विनायक वॉज देयर। मैंने उसको यही बोला था कि जो जो ये दूसरों को बैठ के ये गाली दे रहा है ना, दिस शोज हाउ बैडली यू आर नर्चर्ड। और उसके बाद से वो आना बंद कर दिया था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। ग्रेसफुली वो ही डिडंट क्लियर सी सैट, बाकी उसका जीएस हुआ था विनायक का, चेतन का हुआ था। सी सैट का वो खेल गलत खेल गए, गड़बड़ कर गए वो लोग, बाकी दे वर केपेबल एंड दे प्रूव्ड इट, एंड आई बिलीव दे विल डेफिनेटली प्रूव इट इन द लाइफ। पर वो नहीं कर पाया, तो इसीलिए बी वेरी क्लियर इन योर हेड। कल से मार्क्स कंटिन्यू करेंगे, और अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा इसमें। चलो।